सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश खेर, श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत शिक्षण अभियोग्यता के अंतर्गत शिक्षण की पद्धतियाँ। शिक्षण की पद्धति के बारे में हमने देखा था कि शिक्षण की पद्धतियों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला शिक्षक केंद्रित विधियां और दूसरी शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। शिक्षार्थी केंद्रित विधियां जो होती है, किसी भी कक्षा में जब शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, सिलेबस कवर करवाया जाता है, तो वह उस सिलेबस को पूरा करने के लिए कुछ साधन और कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ साधन और कुछ जो पद्धतियाँ होती है, उसमें शिक्षक के द्वारा कुछ पद्धति अडॉप्ट की जाती है ताकि छात्र बेहतर तरीके से उसे समझ सके। कुछ पद्धतियां ऐसी होती है जो केवल छात्र आधारित होती है, यानी कि उसमें छात्र को केंद्र में रखा जाता है। छात्र को केंद्र में रखा जाता है। केंद्र में रखने का मतलब छात्र ऐसी विधियों के अंतर्गत एक्टिव होता है, यानी कि सक्रिय भूमिका में होता है, और टीचर ऐसी स्थिति में सिर्फ मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक होता है, यानी कि लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करने के लिए शिक्षक यहां पर मार्गदर्शन का काम करता है। छात्र को एक्टिव किया जाता है उस मेथड के द्वारा, और छात्र स्वयं सीखने की स्थिति में कार्य करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थी केंद्रित विधियां जो होती है स्वयं सीखने पर आधारित होती है। अब यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन सी विधियां जो है शिक्षार्थी केंद्रित है। तो सबसे पहले हम देखें, पहली जो विधि है वह है असाइनमेंट विधि, मेथड्स। असाइनमेंट विधि को सुपुर्द नियत कार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। अभिहस्तांकित कार्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत छात्र क्या करता है? छात्र की जो भूमिका होती है वह स्वयं सीखने की भूमिका में होता है। असाइनमेंट विधि से छात्र क्या सीखता है, या असाइनमेंट के माध्यम से छात्र को किस प्रकार की दक्षता प्राप्त करवाना होती है, इस बात को हम यहां पर देखेंगे। असाइनमेंट विधि का तरीका क्या होता है? असाइनमेंट विधि के द्वारा छात्र एक्टिव रहता है। असाइनमेंट विधि के द्वारा उसमें जो स्टेप होती है वो कौन कौन सी होती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक सब्जेक्ट दे दिया गया, एक सब्जेक्ट दे दिया। सब्जेक्ट का नाम है घर का किराना सूची तैयार करना, ग्रोसरी लिस्ट मेकिंग। घर का किराना सूची तैयार करना, ये सब्जेक्ट है, आपको दिया गया टॉपिक, आपको दिया, इस पर एक असाइनमेंट बनाना है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा? एक सूची बनाएगा, जरूरत की चीजें लिखेगा, उन चीजों को खरीदने के लिए बाजार में जाएगा और बाजार से वस्तुएं लेकर आएगा। यही एक असाइनमेंट इस टॉपिक का होगा। अब यहां पर हम देखें कि इसके अंतर्गत क्या क्या उसको एक असाइनमेंट विधि के अंतर्गत जो नियमानुसार कार्य करना होता है, उसमें उसे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले उसे टास्क करना पड़ेगा।
टास्क मतलब कार्य। किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे किराने की सूची बनाना पड़ेगी। सूची बनाने के बाद वह क्या करेगा? उस पर रिसर्च करेगा। रिसर्च यानी कि शोध करेगा। शोध किस बात का करेगा? कौन कौन सी वस्तुएं जरूरी है, घर में क्या क्या बचा है और क्या नहीं है, उस बात का सर्च करेगा और उसके बाद वह सूची बनाना शुरू करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर जब वह इस बात को कर लेता है तो वह उसका निष्पादन करता है। निष्पादन कैसे करता है? एग्जीक्यूशन करता है, निष्पादन करता है। निष्पादन किस आधार पर करेगा? कि जब सूची उसकी तैयार हो गई कि कौन सी वस्तुएं घर में है, कौन सी वस्तुएं नहीं है, उस आधार पर जब उसने रिसर्च के बाद सूची को तैयार कर लिया तो वह निष्पादन करेगा। निष्पादन के अंतर्गत वह मार्केट में जाएगा और मार्केट में जाकर के वस्तुओं को खरीदेगा। वस्तुओं को खरीदने के बाद जब वह नेक्स्ट स्टेज पर आता है तो उसका आकलन करेगा। आकलन के अंतर्गत क्या करेगा? आकलन के अंतर्गत यह बात परखेगा, इस बात को जांचेगा कि सभी वस्तुएं, जरूरी चीजें खरीदी गई या नहीं खरीदी गई। इस बात का आकलन इसके अंतर्गत करेगा। तो सबसे पहले कार्य, फिर रिसर्च, फिर निष्पादन, फिर आकलन। अब इस असाइनमेंट के माध्यम से एक स्टूडेंट के अंतर्गत कौन सी क्षमता, कौन सा ज्ञान, किस प्रकार का उसके अंतर्गत सिखाना होता है और उससे क्या लाभ होता है इस स्टूडेंट को असाइनमेंट दे करके। तो पहला लाभ इसके अंतर्गत यह हो जाता है, पहला लाभ यह हो जाता है कि वह स्वयं अध्ययन करके उस कार्य को पूरा करता है। तो उसको स्वयं करके उस कार्य को पूरा करने की क्षमता उसके अंतर्गत पैदा हो जाती है। दूसरी बात, रिसर्च। समस्या क्या है, यानी कि कौन सी वस्तुएं हैं, कौन सी नहीं है, यानी कि समस्या का समाधान खोजने का वह प्रयास करेगा। समस्या का समाधान खोजने की प्रक्रिया वह ढूंढेगा। तो ये कैपेसिटी भी उसके अंतर्गत पैदा हो जाती है। तीसरा, एक निर्धारित लक्ष्य जो होता है, उस निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना की कैपेसिटी उसके अंतर्गत हो जाती है असाइनमेंट के माध्यम से। और चौथा, वह सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित होता है इस असाइनमेंट के माध्यम से। तो असाइनमेंट जो एक विधि है वह शिक्षार्थी केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर की जो विधि है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रायोजन विधि। प्रायोजन विधि, यह विधि जो है किसी थिंकर के एक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? जॉन डेवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। जॉन डेवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। इसको आगे जाकर के विकसित करने का काम किया W.H. किलपैट्रिक ने। तो इसको विकसित किया W.H. किलपैट्रिक्स के द्वारा। यह विधि क्या है? प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को एक्टिव रखना और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से छात्रों को कुछ सीखना स्वयं के आधार पर, इस बात को ये इंगित करती है। तो प्रोजेक्ट होता है, सपोज इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यदि हम समझें कि सौर ऊर्जा के बारे में एक छात्र को स्वयं सीखना है, तो उसके लिए वह क्या करेगा? वह क्या करेगा? पहला इसका जो चरण होगा वो होगा समस्या, समस्या प्रस्तुत करना। समस्या प्रस्तुत करना।
अब समस्या यह है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वयं को सीखना है। कैसे सीखना है, क्या सीखना है, यह उसके दिमाग में चिंतन हो रहा है। तो टीचर जो होगा, शिक्षक जो होगा, एक उसके सामने प्रश्न करेगा। शिक्षक छात्र से प्रश्न करेगा, अगर हमें बिना बिजली वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी पहुंचाना है तो क्या किया जा सकता है। प्रश्न है, एक शिक्षक ने छात्रों के सामने प्रोजेक्ट विधि के आधार पर स्वयं सीखने के लिए एक प्रश्न दागा। अगर हमें बिना बिजली वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी पहुंचाना है तो क्या किया जा सकता है। तो यह प्रश्न छात्रों के सामने रखा। अब जो स्टेप जो दूसरी आएगी, उस स्टेप में रिसर्च होगा, अनुसंधान। छात्र अनुसंधान करेगा। छात्र अनुसंधान करने के लिए जब प्रश्न रखा है कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहां बिजली नहीं है और वहां पर रोशनी पहुंचाना है, तो उसके लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या मेथड्स हो सकती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होगा, इसके लिए वह छात्र रिसर्च करेगा। तो रिसर्च करने के लिए वह इंटरनेट पर जाएगा या बुक्स में जाएगा और बुक्स में यह देखेगा कि सौर ऊर्जा प्रणाली पर शोध कैसे किया जाता है और पता लगाएगा कि सौर पैनल कैसे काम करेंगे। तो सौर पैनल और सौर ऊर्जा के बारे में वह यहाँ पर इंटरनेट और बुक्स के माध्यम से उस विधि को समझने का, अनुसंधान करने का प्रयास करेगा। स्टेप 3 के अंतर्गत क्या करेगा, स्टेप 3 के अंतर्गत व्यवहारिक प्रयोग करेगा। वह व्यवहारिक प्रयोग करेगा। अब व्यवहारिक प्रयोग के अंतर्गत वो क्या करेगा, छात्र क्या करेगा, एक छोटा सा लैंप बनाने का प्रयास करेगा। अब लैंप बनाने के लिए वो मार्केट में जाएगा और बाजार से सौर प्लेट लेकर आएगा। सौर प्लेट के बाद बैटरी और बैटरी के बाद कुछ एलईडी के बल्ब लेकर आएगा और फिर उसके बाद उन्हें जोड़ने का प्रयास करेगा जो उसने अनुसंधान किया है उस आधार पर। जब ये हो जाता है, ये कंप्लीट, ये प्रोसेस, तीसरा चरण पूरा हो जाता है, तो स्टेप 4 में जाएगा और स्टेप 4 के अंतर्गत वह निष्कर्ष पर पहुंचेगा। निष्कर्ष या चर्चा में पहुंचेगा और छात्र अपने निष्कर्ष साझा करेगा कि उसने क्या किया, कैसे किया, उसके लिए क्या प्रायोजन था, किस प्रकार का मॉडल था, किस प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया और बेहतर उसने तकनीकी के माध्यम से ये काम किया और क्या सुधार अपेक्षित है। जो किया वो प्रस्तुत करेगा और इसमें क्या सुधार अपेक्षित है ये सुझाव भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत कर देगा। अब पूरे कार्य के अंतर्गत, मॉडल मेथड्स के अंतर्गत जो टीचर होता है वो टीचर सिर्फ शिक्षक, इसमें मार्गदर्शक होता है और शिक्षार्थी एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। अब इस विधि के द्वारा एक छात्र के अंतर्गत क्या लाभ होता है, इस विधि का प्रयोग किसी भी पाठ्यक्रम को समझाने के लिए किया जाता है। तो इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है, इसका लाभ यह है कि समस्या का जो समाधान है, समस्या का समाधान की क्षमता बढ़ती है, उसके अंतर्गत कैपेसिटी डेवलप होती है किसी भी समस्या को सॉल्व करने की। और दूसरा, किसी भी समस्या को सॉल्व करने की प्रेरणा उसके अंदर जागती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रायोजन विधि एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। तीसरी प्रकार की विधि जो है वो है समस्या समाधान विधि। यह भी शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। यह विधि जो आधारित है
वह तर्क और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है या वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत एक समस्या पैदा कर ली जाती है। समस्या पैदा करने के बाद समस्या एक समक्ष रख दी जाती है। उसके बाद विद्यार्थी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करता है। यानी कि एक टीचर के द्वारा एक समस्या उसके सामने रख दी गई, समस्या बता दी गई और शिक्षार्थी उस समस्या को समाधान के लिए प्रयास करना शुरू करेगा। किसके निर्देशन में? शिक्षक के निर्देशन में। अब इस समस्या के लिए जब प्रयास करता है तो उसे कुछ स्टेप में जाना पड़ता है, चरण में जाना पड़ता है, स्टेप टू स्टेप उसे काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत वह सबसे पहले देखना चाहेगा कि समस्या क्या है, समस्या की पहचान करेगा कि समस्या किस प्रकार की है। समस्या की पहचान। दूसरा स्टेप जो होगा इसका, समस्या की पहचान करने के बाद उस समस्या को प्रस्तुत करेगा। तीसरा, समस्या को प्रस्तुत करने के बाद कुछ समस्या से संबंधित डाटा कलेक्ट करेगा, तो आंकड़े इकट्ठे करेगा वह। और चौथा, हाइपोथेसिस तैयार करेगा, यानी कि उसके संदर्भ में एक अपना परिकल्पना तैयार करेगा। तो परिकल्पना का निर्माण करेगा चौथी स्टेप में। और पांचवें स्टेप के अंतर्गत वह परिकल्पना जो बनाई है उसने, इस समस्या की समाधान के लिए एक अपना हाइपोथेसिस तैयार किया है, और उसने जब इसके बाद रिसर्च डेटा कलेक्ट करने के बाद वह जाएगा कि जो परिकल्पना उसने बनाई है वह सही है या नहीं। तो परिकल्पना की वह जांच करेगा। और छठे नंबर पे वह प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। आंकड़ों का विश्लेषण। और सातवें पर निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये इसकी स्टेप्स है। तो इस आधार पर समस्या समाधान विधि भी एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। उसके अलावा हम देखें चौथी विधि, वो है आगमन विधि। आगमन विधि को कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के अंतर्गत एक शिक्षार्थी जो होता है, उस शिक्षार्थी को पहले उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाली बातें बताई जाती है। फिर उन उदाहरण के आधार पर उस छात्र को ऑब्जर्वेशन का समय दिया जाता है। वो ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व के बाद स्वयं को निष्कर्ष निकालने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम समझें कि एक टीचर है, टीचर स्टूडेंट को, छात्र को गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाना चाहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाना चाहता है, तो सबसे पहले इसमें आगमन विधि के अंतर्गत फर्स्ट में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के बाद फिर नियमों पर जाते हैं। ये पहले उदाहरण, सेकंड नियम बताएंगे उसके। इस आगमन विधि का एक सार है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखें कि एक टीचर एक गेंद उठाएगा और उस गेंद को छोड़ देगा। जब गेंद को छोड़ेगा, हवा में उछालेगा उसको और गिरने देगा। उसके बाद गेंद नीचे गिर जाती है। गेंद नीचे गिरने के बाद शिक्षक बच्चों से प्रश्न करेगा कि
शिक्षक कक्षा में एक प्रश्न करेगा कि यह गेंद नीचे क्यों गिर जाती है। बच्चे इस पर अपना निष्कर्ष निकालना प्रारंभ करेंगे और इस बात पर निष्कर्ष के बाद वह इस बात पर पहुंचेंगे। उसमें मार्गदर्शन की भूमिका एक टीचर की होगी और क्या कोई वस्तु ऊपर जाती है या नीचे गिर जाती है, इस विषय पर वह अपना चिंतन शुरू करेंगे और चिंतन शुरू करने के बाद एक निष्कर्ष निकालने की ओर प्रेरित होंगे। अब छात्र यहाँ पर अपना रिसर्च प्रारंभ करेगा और छात्र खुद इस बात को समझ सकते हैं कि कोई शक्ति है, वह शक्ति कोई भी वस्तु को अपनी ओर, पृथ्वी की ओर खींचती है। इस बात को समझने का प्रयास छात्र स्वयं करेगा अपनी समझ से। इसके बाद जब ये उदाहरण से इस स्टेज पर छात्र आता है, उसके बाद टीचर उसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी कि जो भी बात है उसे उदाहरण के बाद नियम बताना प्रारंभ करेगा, नियम बताना प्रारंभ करेगा। तो पहले एग्जाम्पल, फिर रूल्स, इस मेथड का एक स्टेप होता है। दूसरा, ये जो मेथड होती है इसके कुछ नियम होते हैं। इस नियम अनुसार इस मेथड को टीच कराया जाता है। पहला नियम इसका यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है ये, यानी कोई चीज ज्ञात है उसके बाद अज्ञात की ओर जाएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है ये, पहले कठिन चीज फिर सरल चीजें बताएंगे। और तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो ये कुछ रूल्स हैं इसके। अब इसके कुछ लाभ भी है। आगमन विधि के क्या लाभ हो सकते हैं? तो पहला लाभ तो यह है इसका कि छात्र इसके अंतर्गत खुद सोचता है, छात्र इसके अंतर्गत खुद समझने का प्रयास करता है, छात्र इसके अंतर्गत खुद स्वयं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में भागीदार हो जाता है, स्वयं इन्वॉल्व हो जाता है निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया में। और इस विधि का दूसरा लाभ यह प्राप्त हो जाता है कि उदाहरण के द्वारा नियमों को समझते हैं और इस व्यवहारिक रूप में से लाया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक रूप में समझने के लिए सबसे बेहतर जो विधि है वह आगमन विधि है। चौथी, पांचवी विधि निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड्स। निगमन विधि, तो निगमन विधि को हम कह सकते हैं कि ये आगमन विधि की अपोजिट है, यानी कि आगमन की विपरीत। निगमन विधि जो होती है ये, इसका जो आधार होता है, पहले तर्क और नियम बताए जाते हैं इसमें। तो फर्स्ट में तर्क यानी कि नियम पहले बताए जाएंगे या तर्क फर्स्ट बताए जाएंगे। सपोज एक उदाहरण से हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे किसी शिक्षक को अपनी कक्षा के अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में संधि समझाना है, तो संधि का पहले नियम बताएगा, नियम बताने के बाद फिर वह उदाहरण देगा। तो नियम या तर्क और सेकंड उदाहरण पर जाता है। उदाहरण के अंतर्गत जैसे उसने संधि के अपने नियम बता दिए, नियम प्रस्तुत कर दिए और नियम के बाद फिर उदाहरण दे दिया कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय किस प्रकार की संधि है। तो विद्या धन आलय ये एग्जाम्पल दे दिया और उसके बाद प्रश्न दागा कि विद्या धन आलय बराबर किस प्रकार की संधि है, गुण संधि या कौन सी संधि है। तो इस प्रकार से इसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड्स के अंतर्गत। इसके बाद इस विधि का उद्देश्य क्या है?
एक छात्र को निगमन विधि के माध्यम से पाठ्यक्रम शिक्षक सिखाना चाहता है तो उस छात्र के अंतर्गत किस प्रकार की कैपेसिटी बिल्ड करना चाहता है, या उस प्रकार की विधि के माध्यम से यदि छात्र कोई नियम सीखता है तो उसके अंतर्गत कौन सी कैपेसिटी बिल्ड होगी। तो ये निगमन जो विधि है एक छात्र के अंतर्गत कॉन्सेप्ट स्पष्ट करती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। तो इसका ये लाभ हो जाता है कि ये अवधारणाएं एक विद्यार्थी के अंतर्गत स्पष्ट कर देती है। इसके अलावा यदि हम देखें छठी विधि अनुमान विधि, अनुमान विधि इट मीन्स ह्यूरिस्टिक मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड्स भी इसे कहा जाता है। इसके प्रतिपादक जो थे वो थे H.F. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ग्रीक भाषा का है और ह्यूरिस्टिक का जो अर्थ है ह्यूरिस्टिक का जो अर्थ है वो अर्थ है मैं खोजता हूं। मैं खोजता हूं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो टीचर होता है वो छात्र को पाठ्यक्रम के बारे में कम से कम बताता है और छात्र से अपेक्षा रखता है ज्यादा से ज्यादा खोजने की। तो ह्यूरिस्टिक मेथड्स के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम की चीजें कम से कम बताना और छात्र से यह अपेक्षा करना अधिक से अधिक खोजने की। अधिक से अधिक खोजने के लिए उस छात्र को शिक्षक इस मेथड के माध्यम से प्रोत्साहित करता है और प्रोत्साहन करके उसे उसके प्रति जिज्ञासा पैदा करता है। इस विधि, यह विधि जो आधारित है, इसका जो आधार है वह मनोवैज्ञानिक और स्वयं करके सीखने पर आधारित है। स्वयं करके सीखने पर आधारित है। यदि इसको हम देखें ह्यूरिस्टिक मेथड को उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लो ज्योग्राफी है, भूगोल है, भूगोल का एग्जांपल लेते हैं। किसी स्थान की जलवायु के बारे में अनुमान लगाने के बारे में आंकड़े और मानचित्र का विश्लेषण करने के लिए एक विद्यार्थी को छोड़ दिया गया। कोई स्थान है, उस स्थान की जैसे मान लो हम इसको लेते हैं हमारे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, तो दिल्ली कोई स्थान, उस स्थान की कैसी जलवायु है, उस जलवायु के बारे में अनुमान लगाना है। उस छात्र को ऐसा विषय उसे दिया है और उसके संदर्भ में उसे आंकड़े कलेक्ट करना है और मानचित्रों का विश्लेषण करना है। एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान उसे दे दिए गए तो यहाँ पर वो खोजना शुरू करेगा। यानी कि छात्र को केवल एक सब्जेक्ट टाइप थोड़ा सा बता दिया गया है कि दिल्ली की जलवायु कैसी है और उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, गुजरात की जलवायु कैसी है, ऐसा विषय उसके सामने रख दिया। अब बच्चे को ज़्यादा खोजने के लिए उसे प्रेरित कर दिया और डेटा कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके उसका विश्लेषण करने को दे दिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि में स्वयं करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम विधि की बात करेंगे तो ओपन लर्निंग मेथड्स, यह भी छात्र या शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। मुक्त अधिगम विधि, ओपन लर्निंग मेथड्स। ओपन लर्निंग मेथड्स के अंतर्गत क्या होता है, ये सबसे फ्लेक्सिबल मेथड्स होती है। पहली चीज तो इसको सभी मेथड में सबसे फ्लेक्सिबल यानी कि सबसे ज़्यादा
लचीली मेथड्स है ये, पहली चीज। दूसरा, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुक्त अधिगम विधि, सीखने की ओपन मेथड्स। अब सीखने के लिए बहुत सारे आयाम होते हैं, उसमें से उसे चयन करने का अवसर छात्र को दे दिया जाता है। उसकी रुचि के अनुसार संसाधन के माध्यम से उसे फ्रीनेस के आधार पर सीखने के अवसर बताए जाते हैं। अब जैसे उसमें रुचि के आधार पर सीखने के संसाधन उसके सामने उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से उसे सीखना है, या स्वयं को अध्ययन सामग्री दे दी गई उसके आधार पर सीखना है, या ओपन लाइब्रेरी उसके सामने है उसके माध्यम से उसे सीखना है, या शिक्षा में कोई गेमिंग या सिमुलेशन दे दिया गया, गेम दे दिया और उसके आधार पर उसे सीखना है। इस आधार पर ये उसे अपनी रुचि के आधार पर सीखने का चयन करने, सीखने के लिए संसाधनों का चयन करने का अवसर प्रदान करती है। अब इस मेथड का प्रयोग करने से का प्रयोग का क्या उद्देश्य है, तो इसके उद्देश्य की बात करें हम, तो इसका उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य तो यह है कि यह स्वतंत्र और नवाचार शिक्षा का अनुभव प्रदान करती है। स्वतंत्र प्लस नवाचार का अवसर प्रदान करती है। बहुत सारे कार्यक्रम इग्नू के द्वारा, जैसे स्वयं प्रभा या बहुत सारे ऐप वगैरह के माध्यम से फ्री लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो उसमें स्वतंत्र फ्रीनेस के आधार पर वह देख सकता है और नित्य नवीन खोज की जानकारी उसे इसके माध्यम से निरंतर मिलती रहती है। तो स्वतंत्र प्लस नवाचार को ये प्रेफरेंस देती है। उसके अलावा यह सेल्फ डायरेक्शन और व्यवहारिक एक्सपेरिमेंटल पर आधारित भी है। सेल्फ डायरेक्शन और व्यवहारिक एक्सपेरिमेंटल को बढ़ावा देती है। इसके अलावा नेक्स्ट, सतत अनुकरण। सतत अनुकरण मेथड्स को सिमुलेशन मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड्स के अंतर्गत क्या किया जाता है, एक कृत्रिम स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है, आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जो वास्तविक स्थिति से संबंध रखती है, जो वास्तविक स्थिति से ज्यादा मेल खाती है, ऐसे एक आर्टिफिशियल पोजीशन या सिचुएशन उसके सामने, छात्र के सामने क्रिएट कर दी जाती है। इसको उदाहरण के तौर पर हम समझे, यदि कि जैसे एक छात्र को शिक्षक के द्वारा न्यायालय यानी कि कोर्ट की कार्यप्रणाली को बताना है। न्यायालय की कार्यप्रणाली को समझाना है। अब न्यायालय की कार्यप्रणाली को एक शिक्षक के माध्यम से छात्र को समझाना है। इस सतत अनुकरण, इट मीन्स सिमुलेशन टीचिंग मेथड्स के थ्रू। तो सबसे पहले एक कृत्रिम आर्टिफिशियल, एक काल्पनिक वो कुछ स्टेप्स क्रिएट करेगा। उसके अंतर्गत पहली स्टेप जो होगी उसमें क्या करेगा कि जो रोल होता है, भूमिकाएं होती है, उसे डिवाइड करेगा। भूमिकाओं का डिवाइड करेगा, इट मीन्स क्या भूमिकाएं, कौन जज होगा, कौन वकील होगा, आर्टिफिशियल बनाएगा वो। ये जज साहब है, ये वकील साहब है, उसके बाद ये अभियुक्त है, ये गवाह है। एक आर्टिफिशियल, एक कोर्ट जैसा होता है उस टाइप से क्रिएट करेगा। उसके बाद प्रस्तुत करेगा
कोई केस, कोई मामला, तो प्रस्तुत करेगा मामले को, केस के मामले को। तो मामला क्या है? सपोज जैसे एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप है, एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप है, यह मामला एक कृत्रिम रूप से जज साहब भी बैठे हैं, उसके अलावा जज साहब के अलावा यहां पर वकील साहब भी है, वकील साहब के अलावा अभिव्यक्त भी है और गवाह भी है, और एक व्यक्ति पर चोरी का आरोप है। इस बात के लिए वहां पर कार्यप्रणाली को समझाने के लिए सब सिस्टम कृत्रिम चल रहा है। उसके बाद क्या होगा कि वाद विवाद शुरू होगा, वाद विवाद शुरू किया जाएगा। वाद विवाद के बाद जो जज साहब है, जज साहब जो है वो निर्णय लेंगे, न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्ष का सुनने के बाद निर्णय लिया जाएगा और निर्णय पर पहुंचाया जाएगा। निर्णय पर पहुंचने के बाद उसकी समीक्षा होगी। तो वहीं पर उस क्लास में ही समीक्षा की जाएगी टीचर और छात्र के बीच। समीक्षा होने के बाद ये बात सिद्ध हो जाएगी कि इस टॉपिक के लिए, यानी कि न्यायालय में जो कार्यप्रणाली होती है उसकी समझ उस विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाएगी इस कृत्रिम अनुकरण विधि के माध्यम से। अब इस विधि के कुछ लाभ भी हैं। लाभ यह है कि व्यवहारिक रूप से समझ पैदा हो जाती है, तो व्यवहारिक समझ उसके अंतर्गत उत्पन्न करना। दूसरा, जब ये रोल अदा किया जाता है तो हर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जागेगा, हर बच्चे के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, यानी कि संवाद करने की कैपेसिटी उसके अंतर्गत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, और किसी भी समस्या का समाधान करने की भी समझ उसके अंतर्गत आ जाएगी, और तार्किक सोच भी बढ़ जाएगी। तो ये कई प्रकार के इस सतत अनुकरण सिमुलेशन मेथड से उसको मिल जाता है। एक छात्र के अंतर्गत इस प्रकार की कैपेसिटी डेवलप करना है, व्यवहारिक रूप से समझ विकसित करना है, तार्किक सोच, आत्मविश्वास और संवाद कौशल और समस्या का समाधान करने की भी उसके अंतर्गत निर्णय क्षमता पैदा हो जाती है। क्योंकि जज साहब जब निर्णय लेंगे तो ये पूरा रोल जब वो देखेंगे तो उसके अंतर्गत भी वो डिसीजन पावर डेवलप होगा। नेक्स्ट जो विधि है, परस्पर संवादात्मक वीडियो। परस्पर इसे इंटरएक्टिव वीडियो के नाम से भी जानते हैं। इंटरएक्टिव वीडियो। अब इस मेथड से एक टीचर एक छात्र को किस प्रकार से सिखाना चाहता है और इस मेथड से एक छात्र स्वयं किस प्रकार सीखता है। तो पहले तो ये समझे कि ये मेथड के अंतर्गत उसका सिस्टम क्या होता है, और दूसरा इस मेथड के माध्यम से छात्र क्या सीखता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखें, यदि एग्जाम्पल के आधार पर हम देखें कि एक शिक्षक के द्वारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक भारतीय संविधान के प्रारूप, सब्जेक्ट है भारतीय संविधान के प्रारूप पर एक इंटरएक्टिव वीडियो बनाया गया। सब्जेक्ट कौन सा है जिस पर वीडियो बना? भारतीय संविधान का मॉडल। सपोज भारतीय संविधान का प्रारूप, इस पर एक वीडियो बनाया गया, इंटरएक्टिव वीडियो। अब वीडियो की सहायता से छात्र को जानकारी दी जा रही है रैंडमली जानकारी इसके अंतर्गत दी जाती है।
अब रेंडमली जानकारी में सिस्टम के आधार पर वह चलता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वीडियो को स्टार्ट किया जाता है, वीडियो की शुरुआत की जाती है और शुरुआत के दौरान ही भारतीय संविधान के प्रारूप की स्टार्टिंग होती है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले संविधान निर्माण की शुरुआत कैसे हुई, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन 1946 में कब हुआ, कैसे हुआ, और उसमें कितने सदस्य थे, कितने वाचन हुए और कितने समय में कितने खर्चे के बाद संविधान सभा में कौन कौन सी समितियों का गठन किया, प्रत्येक समिति का जो गठन किया उस समिति के अध्यक्षों और उस समिति को क्या क्या कार्य सौंपे गए, ड्राफ्टिंग समिति के प्रमुख कौन थे, ड्राफ्ट किसने तैयार किया, कब तैयार किया, और यह पूरा प्रारूप बनकर आ जाता है। ऐसा वीडियो स्टार्टिंग में जो बनाया गया उसे स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने के बाद जब ये पूरा प्रकरण सुना दिया जाता है तो सुनाने के बाद दूसरी स्टेप में वीडियो रुकता है और एक प्रश्न आता है, 1 2 3 प्रश्न शुरू होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसी का हम एक प्रश्न ले कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन देंगे, 1946, 1947, 1948, 1949। अब आपको उसका आंसर टिक करना है। यदि आंसर आपका सही है तो वीडियो आगे बढ़ जाएगा और सही नहीं है तो नीचे उसका क्लैरिफिकेशन भी आएगा। तीसरा जो चरण होता है उसमें काल्पनिक संविधान सभा की बैठक बुलाई जाती है। यह प्रारूप को समझना है, समझाना है, टॉपिक ये है भारतीय संविधान का प्रारूप। तो पहले उसका पूरा इंट्रोडक्टरी दे दिया, फिर प्रश्न कर लिए, फिर उसका व्यवहारिक पक्ष को बताया गया। काल्पनिक संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष भी है, संविधान समितियों के अध्यक्ष भी है, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी सदस्य उसमें उपस्थित हैं सभी सदस्य उसमें मौजूद हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है उसमें, यदि छात्र से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि संविधान सभा की बैठक या संविधान सभा के सदस्य आप होते तो आप कौन सा मौलिक अधिकार इसमें जोड़ना चाहते। छात्र एक काल्पनिक संविधान सभा बनाई गई, उसमें अध्यक्ष भी है, सदस्य भी है और सदस्यों के नाम भी उसमें इंडिकेट कर दिए गए कि ये नेहरू जी हैं, अंबेडकर जी है, ये कृपलानी जी है, ये राजेंद्र प्रसाद है, ये सभी हैं। इस प्रकार से उसमें सभी को इंडिकेट कर दिया गया। और छात्र से पूछा जाए कि यदि आप भी संविधान सभा के सदस्य होते तो आप इस के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ना चाहते। तो उसके अंतर्गत जब यह प्रश्न पूछा जाता है तो नीचे ड्रॉप डाउन विधि के माध्यम से उसे टाइप करना होता है। ड्रॉप डाउन मेथड से उसे टाइप करना होता है उसका उत्तर। इस प्रकार से ये परस्पर संवादात्मक वीडियो के माध्यम से एक छात्र को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इस मेथड का क्या लाभ है, तो इसके लाभ की बात करें हम तो पहला लाभ तो यह है कि ये इन्वॉल्व हो जाता है, छात्र उस वीडियो के साथ सहभागीदार हो जाता है। यहाँ उत्तर देता है, यहाँ कुछ लिखता है तो वो भागीदार हो जाता है, सक्रिय भागीदारी होती है उसकी, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उसका, सक्रिय भागीदारी। दूसरा लाभ यह है कि हर स्टेज पर फीडबैक मिल जाता है कि वह कहां तक समझ रहा है, कहां तक सीख पा रहा है, उसका कंसंट्रेशन कहां तक है। पहले स्टेप में उसके प्रश्न के उत्तर से समझ में आ जाएगा, यानी कि उसका फीडबैक, दूसरे में उसका फीडबैक समझ में आता है। तो व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र का फीडबैक इस मेथड से पता लग जाता है। तीसरा, इस मेथड के माध्यम से एक छात्र के अंतर्गत अधिक समझ और स्मरण शक्ति बढ़ने
की क्षमता पैदा हो जाती है। तो 3 इसके लाभ है, सक्रिय भागीदारी, दूसरा व्यक्तिगत फीडबैक मिलता है, और तीसरा अधिक समझ और स्मरण शक्ति का विकास इसके अंतर्गत होता है। तो आज हमने इस आधार पर शिक्षा केंद्रित विधियों को पढ़ा उदाहरणों के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको यह अवश्य समझ में आया होगा, और निश्चित तौर पर जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आते हैं, वो समझ के आधार पर ही प्रश्न आते हैं, और निश्चित तौर पर आपने इसको समझा है तो आने वाले प्रश्नों को भी आप क्रैक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।